नमस्कार। तो आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो इसका मतलब ही समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी का मतलब ही क्या होता है। तो एक्सचेंज या करेंसी दोनों यहाँ पर एक दूसरे के सिनोनियम्स के तरीके से यूज़ होंगे, यानी कि या तो फॉरेन एक्सचेंज वर्ड यूज़ कर लिया जाए या फॉरेन करेंसी, और इसको शॉर्ट में फॉरेक्स भी डिनोट किया जाता है, फॉरेक्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जब कई देश होते तो हर एक देश में चीज़ें ट्रेड करने के लिए अलग अलग मॉनेटरी सिस्टम होता है, अलग अलग तरीके से चीज़ें एक्सचेंज की जाती हैं। और वो अलग तरीका क्या है कि वो अलग मीडियम यूज़ करते हैं। उनकी जो करेंसी होती है, हर एक देश क्या मेंटेन करता है, अलग अलग करेंसी मेंटेन करता है। जैसे इंडिया में रुपीज़ यूज़ होता है, यूएसए में डॉलर यूज़ किया जाता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया होता है, चीन में येन होता है, अलग अलग करेंसी होती हैं। तो हर एक देश अपनी करेंसी में ही क्या करता है, चीज़ें परचेज या ट्रेड करने की कोशिश करता है, या देश के अंदर तो वो उसी करेंसी में करता है। लेकिन समस्या जब आती है जब हमें क्या चाहिए हो, दूसरे देश से कोई चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या अलग अलग कारणों से क्या चाहिए होती है, दूसरे देशों की करेंसी चाहिए होती है। तो हमें दूसरे देशों की करेंसी चाहिए क्यों, डिमांड, हम क्यों चाहते हैं कि हमारे पास दूसरे देशों की करेंसी आए। तो उस देश में ट्रेड करने के लिए, वहाँ से कुछ इंपोर्ट करने के लिए, या उस कंट्री की एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए या परचेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहाँ पर घूमने के लिए, वहाँ पर एजुकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, दूसरे देशों की करेंसी चाहिए। क्योंकि जब दूसरे देश में जाएंगे, वहाँ से खरीदेंगे, तो वो देश चाहेगा कि हम उसको उसी की करेंसी में क्या करें, पे करें। इसलिए हमें उस दूसरे देश की क्या चाहिए होती है, करेंसी चाहिए होती है। स्पेकुलेशन, सट्टा लगाने के लिए भी हमें दूसरे देश की करेंसी चाहिए। तो जब हम ये करेंसी चाहिए होती है, ये जब हम चाहते हैं, तो ये इसलिए चाहिए ताकि हम इसको क्या कर सकें, खर्च कर सकें, पे करें। और पे करते हैं तो ये करेंसी हमारे पास से क्या हो जाती है, कम होती है, आउटफ्लो हो जाता है। इसी तरीके से फिर ये करेंसी आती कहाँ से है हमारे पास, ये करेंसी इनका अपोजिट करके, जब दूसरी कंट्री के व्यक्ति हमारी कंट्री में क्या करते हों, परचेज करते हों, यानी कि हम उनको क्या करते हों, परचेज बाय अदर्स। फॉरेनर्स जब हमारी कंट्री में कोई चीज़ परचेज करते हों, या हम उनको कोई सामान एक्सपोर्ट करते हों, या वो हमारी कंट्री में क्या करते हों, इन्वेस्ट करते हों, या वो यहाँ पर पढ़ने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए या घूमने के लिए आते हों, या हम दूसरी कंट्री से ट्रांसफ़र लेते हों, यानी कि पैसा लेते हों, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब है जब हमारा कोई रिलेटिव या फैमिली या कोई व्यक्ति जब दूसरे देश में है, वो यहाँ पर पैसा भेजता है, तो वो किस में भेजता है, तो हमारे पास उस कंट्री की क्या आती है, करेंसी आ जाती है। इस तरीके से भी आ जाती है। या डोनेशन, कोई कंट्री डोनेट कर दे या ग्रांट मिल जाए, इन कारणों से हमारे पास क्या आती है, वो करेंसी आती है। तो सबसे पहले हमने समझा फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है दूसरे देशों की करेंसी। दूसरे देशों की करेंसी हमें चाहिए क्यों, जब हमारे देश में रुपया ही काम करता है, हम रुपये में चीज़ें खरीदते और बेचते हैं, तो हमें वो करेंसी इस चीज़ के लिए चाहिए, उस देश के साथ ट्रेड करने के लिए। जिस देश की करेंसी होती है, जनरली हमें उसी देश की कंट्री की करेंसी में क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। और इन तरीक़ों से हमारे पास वो करेंसी आती है। जब हम सप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो करेंसी आती है, तो इससे हमारे पास उस करेंसी का क्या होता है, इनफ्लो होता है। हम उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। हम अपना नया टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या चीज़ होती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। जैसे रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट कर देना, या डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट कर देना। तो जिस रेट पर एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज की जाती है, उस रेट को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे हम 100 रुपये
$1 के बराबर होते हैं तो इसको बोला जाएगा भाई $1 लेने के लिए हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ये होगी $1 की फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि ये जो हमारी फॉरेन करेंसी थी और ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी थी। एक फॉरेन करेंसी लेने के लिए हमें अपनी कितनी डोमेस्टिक करेंसी को सेक्रीफाइस करना पड़ा, देना पड़ा, वो होगी फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये जो करेंसी होती है, हम जनरली फॉरेन करेंसी को क्या मान लेते हैं, बेस करेंसी मानते हैं। क्या माना जाता है इसको, बेस करेंसी की। इसको तो हम चेंज ही नहीं करते, हमेशा डॉलर क्या रखेंगे, फिक्स 1 रखेंगे, ये हो जाती है हमारी फिक्स्ड। और इस करेंसी को, ये जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, ये जो हमारे अपने देश की करेंसी है रुपीज, इसको बोला जाता है प्राइस करेंसी। इसकी वैल्यू क्या होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। ये वेरिएबल है, ये कभी कम कभी ज़्यादा। तो एक बार इसके कम ज़्यादा होने को अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लिया गया कि $1 के बदले में अब हमें 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अब ये इसको 2 तरीके से चेंज हो सकती है, या तो $1 अब हो जाए 90 रुपये का, या $1 हो जाए 110 रुपये का। तो जब पहले $1 100 रुपये का था, अब $1 90 रुपये का हो गया। इसका मतलब है कि अब हमें पहले के कंपैरिजन में रुपये क्या खर्च करने पड़ेंगे, कम खर्च करने पड़ेंगे। डॉलर एक तरीके से सामान के जैसे जिसको हम खरीदते हैं, यानी कि उस चीज़ को खरीदने के लिए पहले 100 रुपये खर्च कर रहे थे, अब 90 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो अब हमने रुपये खर्च क्या किए, कम किए। इसका मतलब हमारे रुपये की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इससे हमें फ़ायदा मिलता है। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, या तो इसको एप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन। वो एप्रिसिएशन कब और रिवैल्यूएशन कब बोलेंगे इस प्रोसेस को, वो आगे समझेंगे। इससे हमें क्या मिलता है, फ़ायदा। इससे हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, इतना समझ लेते हैं अभी। दूसरा, पहले किसी एक चीज़ को खरीदने के लिए हमें 100 रुपये देने पड़ते थे, अब उसी चीज़ को खरीदने के लिए हमें 110 रुपये, यानी कि पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। इससे हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन। इससे हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। तो जब 100 रुपये, पहले कोई चीज़ 100 की थी, वो 90 वैल्यू, रुपये घट गए, इसका मतलब हमारी क्या होगी, वैल्यू बढ़ गई। यानी कि वो चीज़ पहले 100 रुपये देते, अब 90, पहले 100 अब 110। जब 110 दे रहे हैं तो ज़्यादा रुपये देने पड़ रहे हैं, तो हमारी वैल्यू कम हो गई। पहले के कंपैरिजन में पैसे कम दे रहे हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ गई। चलिए अब आगे समझते हैं कि फॉरेन, ये जो रेट होती है, ये रेट कैसे कैसे डिसाइड की जाती है। तो जनरली एक रेट 3 तरीके से डिसाइड की जाती है। सबसे पहला मेथड है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसमें हमारी जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, ये रेट को डिसाइड करते हैं। और ये डिसाइड की जाती है, जो जिस फॉरेन करेंसी में हम रेट को डिसाइड कर रहे हैं, उसका हमें क्या करना पड़ता है, अपने पास बहुत सारा रिजर्व रखना पड़ता है। तब जाकर उस करेंसी को हम क्या कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट फिक्स कर पाती है। यानी कि जब तक हम उसका रिजर्व नहीं रखेंगे, उसको फिक्स करना क्या है, नहीं हो पाएगा। तो उसको फिक्स करने के लिए हमें उस करेंसी को अपने पास स्टॉक करके रखना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। और ये जो स्टोर किया जाता है, ये किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के बेस पर किया जाता है। यानी कि जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, या कोई किसी दूसरे देश की करेंसी, फॉर एग्जांपल डॉलर। तो जब तक इसको हम अपने पास रखेंगे, तो उसी के बेस पर इसको क्या किया जा सकता है, सेट या डिसाइड या फिक्स किया जाता है। अगर हम फॉरेन करेंसी के बेस पर करते हैं, तो हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम पैग सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इस सिस्टम का दूसरा नाम क्या हो जाता है, पैग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका मतलब होता है जब जिसको गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है। लेकिन ये नॉट फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए या परमानेंट नहीं है। इसको गवर्नमेंट कुछ इंटरवल्स में क्या कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। लेकिन जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी, तब तक अपने आप इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा।
इस करेंसी में जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो किया जाता है, यानी कि जब गवर्नमेंट रेट को घटा दे या बढ़ा दे, तो उसको बोला जाता है डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। यानी कि जब $1 100 से घटकर कितने रुपए हो जाए 110, यानी कि 100 रुपये के बजाय हमें 110 रुपये देने पड़ जाएं, तो इसको बोला जाता है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन करने से क्या होता है, अब हमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। यानी कि अगर हम एक्सपोर्ट करने लग जाएं तो जितनी चीज़ एक्सपोर्ट करने वाले में जितने डॉलर मिलते थे, वो डॉलर पहले कन्वर्ट होते थे 100 रुपये, अब वो कन्वर्ट होंगे 110। तो इससे हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं। इसका उल्टा हमारे इंपोर्ट क्या होते हैं, इससे डिक्रीज होते हैं। वही इसका उल्टा, अगर $1 पहले जो कि 100 रुपये का था, अब वो 90 रुपये का हो जाए, यानी कि हमारी वैल्यू अब क्या हो गई, बढ़ गई। इसको बोला जाता है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन होने से क्या होगा, अब हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। अब हमें बाहर की चीज़ों के बदले में रुपए क्या देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे। तो इससे हमारे इंपोर्ट बढ़ जाते हैं और हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। भारत जैसे देश में ये इतनी अच्छी सिचुएशन भी नहीं मानी जाती, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे क्या बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, ना कि इंपोर्ट। इसलिए हम अपनी करेंसी को कई बार क्या करते हैं, डिवैल्यूएट करते हैं। जैसे कि 1991 में जब हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, तब हमारी गवर्नमेंट ने हमारी करेंसी को डिवैल्यूएट किया था, ताकि हमारी क्या बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट घटे। इससे हमारी जो नेशनल इनकम होती है वो इंक्रीज होती है, इससे जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो डिक्रीज होती है। ये था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। जो सेकंड सिस्टम है रेट डिसाइड करने का, उसका नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ये मार्केट फोर्सेस पर डिसाइड किया जाता है। मार्केट फोर्सेस मतलब उस करेंसी की डिमांड और सप्लाई के बेस पर। इस करेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें कोई भी रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती। इसका दूसरा नाम होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस करेंसी में अगर वैल्यू घटती या बढ़ती है, वही अगर $1 100 रुपये से बढ़कर अगर 110 रुपये हो गया, तो मतलब हमारी वैल्यू घट गई। इसको बोला जाता है डेप्रीशिएशन। इसको बोला जाता है डेप्रीशिएशन। और वही अगर $1 100 रुपये से घटकर 90 रुपये हो जाता है, इससे हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। ये हम पहले ही समझ चुके हैं। तो इसको बोला जाता है एप्रीशिएशन। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बहुत सारे फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। इसके फायदे एक तो ये है कि इसको ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के बेस पर ऑटोमेटिकली हो जाती है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। इससे बीओपी का बैलेंस हमारा क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। इकोनॉमिक फ्रीडम होती है इसके अंदर, यानी कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती, तो वो जितनी रेट डिसाइड होनी चाहिए वो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाती है, सेट होती है। इससे गवर्नमेंट को इंटरवीन ना होने के कारण वो फ्रीली क्या होती है, बैलेंस्ड होती है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए क्या होता है, बेहतर होता है, अच्छा होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। डेली की वैल्यू क्या होती है, कम ज़्यादा होती रहती। आज वैल्यू ज़्यादा है, आज वैल्यू कम है, जिसके कारण हमें फ्यूचर प्लानिंग करने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहता, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हम फिक्स नहीं कर पाते कि कल के दिन हमारी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। और ये स्पेकुलेशन को भी क्या देती है, बढ़ावा देती है। सट्टा इसमें ज़्यादा लगाया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लोटिंग रेट के अंदर
रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे फिक्स किया जाता है? इसका डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है हम उस करेंसी की डिमांड और सप्लाई पर। तो एक बार उस करेंसी की डिमांड और सप्लाई का ग्राफ समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीचे हम दिखाते हैं क्वांटिटी, जैसे हम पहले डिमांड कर समझ रहे तो डिमांड की क्वांटिटी, और इस तरफ उसका रेट। हम यहाँ पर कौन सी करेंसी ले रहे हैं? हम यहाँ पर डॉलर ले रहे हैं। तो डॉलर की डिमांड और डॉलर की वैल्यू देखेंगे किसके बदले में, कि $1 के बदले में कितने रुपए लिए और दिए जाते हैं, वो चीज़ दिखाई जाएगी इधर। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि मान लिया गया जो रेट है और उसकी जो डिमांड है, मान लिया गया अभी $1 वही 100 रुपये का है, कि $1 की वैल्यू अभी कितनी है, 100 रुपये है। तो हम चाहते भाई हमारे पास $500 हों, लेकिन अगर वैल्यू घट जाए, यानी कि अब हम एक 100 रुपये के बदले में 110 रुपये देने पड़े, किसके लिए? $1 के लिए। 100 के बजाय कितने देने पड़े? 110। अब पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, तो हमें डिमांड क्या कर देते हैं, उसकी कम कर देते हैं। इसको बोला जाता है, जब रेट किसके हिसाब से डिसाइड होती है, फ्लोटिंग रेट के हिसाब से डिसाइड होती है, तो उसको बोला जाता है डेप्रीशिएशन। तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी? डेप्रीशिएट हो गई। यानी कि अगर 100 रुपये से 110 की तरफ जाएं तो इसको डेप्रीशिएशन, और 110 से 100 की तरफ जाएं तो उसको एप्रीशिएशन। चलिए इसको, जैसे यहाँ पर ये 100 रुपये, 110 ये रुपये हैं, $1 के बदले में किए गए पैसे। यहाँ पर डिमांड है उसकी 400 और यहाँ पर 500। पहले जब रेट 100 रुपये थी तो हम उसकी डिमांड करते थे 500 की, और जब डॉलर की वैल्यू 110 हो गई, यानी कि हम ज़्यादा पैसे खर्च करने लगे, तो हमने उसकी डिमांड को क्या कर दिया? कम कर दिया। इसको बोलते हैं डिमांड। ये डाउनवर्ड होता है, इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। ये डाउनवर्ड जाता है, क्योंकि जब डॉलर महंगा होता है, यानी कि कोई चीज़ महंगी होती है, तो हम उसको कम खरीदना चाहते हैं, और जब उसकी वैल्यू घटती है तो कम, और वैल्यू बढ़ती है तो ज़्यादा। जबकि इसका जो सप्लाई कर्व है वो अपोजिट तरीके से काम करता है डिमांड कर्व के। यहाँ पर हम उसकी डॉलर की सप्लाई कर्व को दिखाएंगे, सप्लाई की क्वांटिटी की कितनी अवेलेबल है या किस हिसाब से की जाती है। यहाँ पर $1 वही सेम रुपीस में कन्वर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर डॉलर को आप एक सामान के जैसे देखिए। जब कोई चीज़ सस्ती होती है, जैसे मान लिया $100 थे, या $1 की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये थी। जब $1 100 रुपये का था तो हम उसको 500 बेचना चाहते हैं। अब $1 की वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू घट गई। वैल्यू क्या होगी? घट गई, 110 हो गई, यानी कि अब चीज़ कम होगी। तब हम उसकी सप्लाई क्या करना चाहते हैं? अब उसकी वैल्यू क्या हो गई? अब हमें $1 के बदले में जो पहले 100 रुपये मिलते थे, अब उसके बदले में कितने रुपए मिलेंगे? 110। तो अब हम उसको बेचना क्या चाहते हैं? ज़्यादा चाहते हैं, ताकि हमें पैसे क्या मिले, रुपए क्या मिले? ज़्यादा मिले। जब प्राइस कम था तो हम उसको कम, और जब प्राइस ज़्यादा हो गया उसका, तो उसको क्या देना बेचना चाहते हैं? ज़्यादा। ये पॉजिटिव होता है। ये जैसे जैसे रेट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या बढ़ती जाती है? उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होती चली जाती है। 500 और ये 600। जब 100 रुपये था तो हम $500 बेचना चाहते थे, अब 110 हो गया तो हम इसको ज़्यादा। ये सप्लाई कर्व है, ये पॉजिटिव होता है, ये अपवर्ड होता है। यानी कि किसी भी चीज़ की डिमांड और सप्लाई, जैसे हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, दुकानदार हैं, तो जब कोई चीज़ सस्ती है तो हम कम बेचना चाहते हैं, महंगी हो गई तो ज़्यादा। इसीलिए सप्लाई कर्व हमारा पॉजिटिव बनता है और डिमांड कर्व हमारा नेगेटिव। अब हमारी जो रेट है दोनों को मिला देने से बनती है, जिसमें क्या होता है? डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक साथ आ जाते हैं। जब हम दोनों चीज़ें एक साथ बनाते हैं तो नीचे दोनों की क्वांटिटी दिखा दी जाएगी, डिमांड और सप्लाई की। जैसे हमने फॉरेन करेंसी कौन सी ले ली? डॉलर ले ली, और यहाँ पर उसकी रेट की, वो रेट कितनी होती है। तो एक जो डिमांड कर्व था वो ऊपर से नीचे की तरफ,
और जो सप्लाई कर्व था वो नीचे से ऊपर की ओर ऐसे बनता है। जहाँ पर भी ये दोनों मिलते हैं वहीं पर क्या हो जाती है हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम, यानी कि एक्सचेंज रेट का इक्विलिब्रियम। यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और यहाँ पर इक्विलिब्रियम रेट क्या हो जाती है, डिसाइड हो जाती है। ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, यानी कि जहाँ भी डिमांड और सप्लाई मिल गए वहीं पर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन क्या हो, व्हाट इफ अगर डिमांड या सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, अचानक से किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उसके रेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसको हम एक दो ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर रेट और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी, ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई। यहाँ पर हमारी क्या थी, एक्सचेंज रेट थी। ये रेट थी, मान लिया गया यहाँ पर हम 100 रुपये ले लेते हैं भाई, $1 कितने रुपए का है, 100 रुपये का। और उसकी डिमांड या सप्लाई दोनों कितनी है, 500 है। 500 ही चीज़ खरीदी जा रही है, $500 खरीदना चाहते हैं और $500 बेचना। अब अचानक से डॉलर की डिमांड बढ़ जाए। डॉलर की डिमांड बढ़ने का मतलब है कि इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब डॉलर आदमी 700 चाहते हैं। अब अचानक से क्या हो गया, सप्लाई तो थी वो 500 और डिमांड हो गई 700। अब खरीदने वाले ज़्यादा हो गए और सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे केस में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है, डॉलर का रेट बढ़ती है। तो जो डॉलर, अब डिमांड थी यहाँ पर और सप्लाई थी यहाँ पर। अब इसका क्या होगा, जब ये दोनों दोबारा मिलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, नया रेट बढ़ेगा, यानी कि रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब $1 कितने रुपए का हो जाता है, मान लिया गया 110 रुपये का हो गया और ये क्वांटिटी बीच में यहाँ पर 600 पर डिसाइड हो गई। तो इसको बोलते हैं रेट का बढ़ जाना, यानी कि ये हमारे लिए क्या बोला जाता है, इसको डेप्रिसिएशन। रेट बढ़ गई, इसका मतलब हम हर $1 के लिए रुपए क्या खर्च करने पड़ेंगे, ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। या इसका अपोजिट, सप्लाई इंक्रीज हो जाए, ये 100 रुपये का $1। अब सप्लाई इंक्रीज हो गई, अब मार्केट में सप्लाई क्या हो गई, उस करेंसी की ज़्यादा हो गई, वो अवेलेबल ज़्यादा है, तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जहाँ पर ये नया डिमांड का, ये सप्लाई कर और डिमांड कर दोनों मिलेंगे, वहीं पर हमारी रेट होगी, करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब हमें 100 रुपये के बदले में कितने रुपए देने पड़ेंगे, 90 रुपये देने पड़ेंगे। इसको बोला जाता है एप्रीशिएशन। तो ऐसे किसी भी करेंसी की वैल्यू क्या होती है, डिसाइड की जाती है फ्री इकोनॉमी में। जब कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, फ्लोटिंग रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब जहां पर भी ये रेट डिसाइड की जाती है उसको बोला जाता है फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कुछ फंक्शन होते हैं, काम होते हैं, जैसे कि ट्रांसफर करना, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना, ट्रांसफर करना, एक्सचेंज को आसान बना देना, या क्रेडिट। अगर किसी कंट्री को कुछ टाइम के लिए वो करेंसी नहीं है, उसको पेमेंट करनी है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको क्रेडिट भी प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग का मतलब होता है जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हो, रेट डेली की कम ज़्यादा होती रहती हो, तो ये फ्यूचर में होने वाले ट्रांजैक्शन के रेट को पहले ही क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। भाई अगली बार या नेक्स्ट टाइम या 1 साल के लिए या उस टाइम पीरियड के लिए इसी रेट पर या इस रेट पर क्या किए जाएंगे, सारे ट्रांजैक्शन या ट्रेड किया जाएगा। यानी कि फ्यूचर में होने वाली रेट को पहले से डिसाइड कर देने को बोलते हैं हेजिंग। इसमें एक्सचेंज कर देना, कुछ टाइम के लिए उधार दे देना करेंसी को। जिस मार्केट में ये दोनों चीज़ें होती हैं उसको स्पॉट मार्केट या करंट मार्केट बोला जाता है। और जिस मार्केट में ये हेजिंग फंक्शन होता है उस मार्केट को फॉरवर्ड मार्केट बोला जाता है। ये मार्केट के क्या हो गए, टाइप भी हो गए, एक स्पॉट और एक फॉरवर्ड मार्केट। ये फंक्शन इसमें होते हैं और ये इसके अंदर किया जाता है।